हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 1 2024 में जो 25 नवंबर को दूसरा शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के 20 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप के ऊपर जा सकते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 25 नवंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल है, श्रम का विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है। श्रम का विभाजन का मतलब काम का बंटवारा, काम का बंटवारा। तो बहुकोशिकीय जीवों में तो साफ साफ दिखता है कि हाँ, काम का बंटवारा है। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग तंत्र है, जिनका काम अलग अलग है। भाई, हार्ट का अपना काम है ना, किडनी का अपना काम है, फेफड़े का अपना काम है। अलग अलग अंग का अलग अलग काम है, इसी को बोलते हैं श्रम का विभाजन। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो तो मात्र एक कोशिका है। तो एक कोशिकीय जीव के लिए हम लोग कोशिकांग के स्तर पर जाकर के बोलते हैं कि श्रम का विभाजन है। यानी कि एक कोशिकीय जीवों में भी श्रम का विभाजन होता है, लेकिन हम वहां पर कोशिकांग के स्तर पर बात करते हैं कि अलग अलग कोशिकांग का अलग अलग काम होता है एक कोशिकीय जीव के अंदर। ठीक। तो जो श्रम का विभाजन है वो एक कोशिकीय जीव में भी होगा और बहुकोशिकीय जीव में भी होगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है, गलत कथन चुनना है। द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। द्रव्य बोले तो पदार्थ, है ना, मैटर, है ना, पदार्थ। पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य बोलते हैं। यहां देखिए, द्रव्य है, द्रव नहीं है। ये द्रव है, ये लिक्विड है, ये द्रव्य है। तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। बिल्कुल, पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणविक बल कार्य करता है। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, हमें फॉल्स चूज करना है। द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है। ये भी सही है। द्रव के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो उस कणों को जो है बांधे रखता है, उन सारे कणों को बांधे रखता है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, अगर हम आकर्षण बल के सामर्थ्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल का सामर्थ्य है वो ठोस में होता है। अगर हम आकर्षण बल की बात करें, अगर हम आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज्यादा ठोस के कणों के बीच होता है, उससे कम द्रव के कणों के बीच होता है, और सबसे कम गैस के कणों के बीच होता है। तो ये कहना कि चाहे द्रव्य कोई सा भी हो, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, कणों के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है वो समान ही होता है, सबका स्ट्रेंथ बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। यही चीज मैंने आपसे कहा। ठोस में सबसे ज्यादा होता है कणों के बीच आकर्षण बल, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। गलत युग्म का चयन कीजिए। ये सवाल है फूड चैन के ऊपर, ये सवाल है फूड चैन के ऊपर। अगर हम फूड चैन को देखते हुए जो हमारा पोषी स्तर है उसको हम देखें तो ये हमारा प्रथम पोषी स्तर है, ये हमारा द्वितीय पोषी स्तर है, ये हमारा तृतीय पोषी स्तर है, ये हमारा चतुर्थ पोषी स्तर है। प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं स्वपोषी, प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं सपोषी, यानी जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो सपोषी जो है प्रथम पोषण स्तर पर है, ये सही है। यह है द्वितीय पोषी स्तर। इस पर आने वाले जो जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि उपभोग करेंगे ये ना, उत्पादक नहीं है ये उत्पादन नहीं करें फूड का, ये इस उत्पादक को खाएंगे। तो ये होते हैं शाकाहारी। ये जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं जो इस सपोषी को खाते हैं। जैसे ग्रास को खाया इस टिड्डे ने, तो टिड्डा शाकाहारी है जो इस ग्रास को खाएगा। तो द्वितीय पोषी स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। जो तृतीय पोषी स्तर है उस पर आते हैं द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहां आते हैं मांसाहारी, छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी। ठीक है, छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी आते हैं, जैसे कि ये मेढक है। तो तृतीय पोषी स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, छोटे मांसाहारी आते हैं तृतीय पोषण स्तर पर। तो ये भी सही है।
उसके बाद है चतुर्थ पोषी स्तर। यहाँ पर आते हैं तृतीय उपभोक्ता यानी कि बड़े मांसाहारी। तो यहाँ पर इस वाले फूड चेन में आप इस सांप को बोल सकते हो, ठीक है, सांप को बोल सकते हो। और ये टॉप कार्निवोर हो जाएगा जो कि इसमें नहीं है। तो बड़े मांसाहारी के अंदर आप इस सांप को डाल सकते हो। यहाँ पर अलग अलग इकोसिस्टम में फूड चेन का ऑर्डर जो है वो अलग अलग टाइप से बन जाता है, अलग अलग जीव आते हैं वहां पर। तो यहाँ पर जो है ये जो फूड चेन दिया हुआ है एक ग्रास लैंड में, वहां पर चतुर्थ पोषी स्तर पर जो है इस सांप को रखा गया है। यहाँ पर है जीवाणु। देखो, जीवाणु बोल दे या फिर बोल दो आप डिकम्पोजर, है ना, डिकम्पोजर बोले तो अपघटक। जो अपघटक होते हैं उसे आप कहीं पर भी डाल सकते हो। अपघटक सपोषी का भी अपघटन कर सकता है, शाकाहारी का भी कर सकता है, मांसाहारी का भी कर सकता है, छोटे मांसाहारी बड़े मांसाहारी सबका अपघटन कर सकता है। तो चतुर्थ पोषी स्तर पर जो है इसको नहीं रखा जाएगा, इसको आप कहीं पर भी डाल सकते हो। तो ये गलत हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, डी हमारा राइट आंसर। 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो तार का प्रतिरोध बराबर होता है जो तार की प्रतिरोधकता होती है गुने में लंबाई बट्टे में उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखनी है। आप यहाँ पर देखो, तार का जो प्रतिरोध होता है वो सीधा समानुपाती होता है तार के लंबाई का। ठीक, अगर आप लंबाई को डबल करते हैं तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा, अगर आप लंबाई को आधा करते हैं तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, लंबाई 10 मीटर से 5 मीटर हो चुकी है। जो तार की लंबाई है पहले 10 मीटर थी, अब 5 मीटर हो चुकी है, मतलब कि लंबाई आधी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध है वो भी आधा हो जाएगा। अगर हम लंबाई को आधा कर दें तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध अगर R था तो अब 1/2R हो जाएगा ना, यानी कि R/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5R। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ओम, ये सिंबल होता है, ओम होता है इसका एसआई मात्रक। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? जब हम धातु का निष्कर्षण करते हैं तो फाइनली लास्ट में जाकर के जो है उसका शुद्धिकरण होता है, जिसे हम लोग धातु का परिष्करण बोलते हैं। जब हम धातु का निष्कर्षण करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स में जो है निष्कर्षण होता है धातु का, और अंत में जाकर के जो थोड़ी बहुत अशुद्धि बच जाती है उसको निकालने के लिए उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को हम लोग धातु का परिष्करण कहते हैं। अब अलग अलग मेथड्स हैं धातु के इस परिष्करण के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस, सबसे ज्यादा जो कॉमन मेथड है वो है वैद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। परिष्करण के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं किसके बारे में? वैद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में, क्योंकि यही सबसे कॉमन मेथड है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलयन को। याद रखिएगा, जिस धातु को हमें शुद्ध करना है, जिस धातु का परिष्करण करना है, उसी का हम विलयन लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, उसमें थोड़ा बहुत अम्ल डाल दिया, अम्लीकृत हो गया। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, और साथ में उसमें क्या है कि HCl थोड़ा सा डाल दिया, तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। एक बर्तन लिया, उसमें अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। इसका मतलब आपको समझ में आया कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, थोड़ा बहुत उसमें अम्ल डाल दिया है। उसके बाद हम लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एक को बनाते हैं एनोड, दूसरे को बनाते हैं कैथोड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर ना, कैथोड पर होता है रिडक्शन, कैथोड पर होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन, धातु का इस पर होगा अपचयन। जो एनोड है इस पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोले तो उपचयन, या फिर बोल दो ऑक्सीकरण। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, उपचयन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। उसके बाद ये जो कैथोड है इसको हम लोग बनाते हैं प्योर कॉपर का। हमें परिष्करण किसका करना है? कॉपर का करना है। तो हम लोग कैथोड और एनोड दोनों हम लेंगे कॉपर का ही। भाई जिसका रिफाइनिंग करना है उसी का हम लोग एनोड लेते हैं, उसी का हम लोग कैथोड लेते हैं। लेकिन जो कैथोड हम लोग लेते हैं वो प्योर कॉपर का लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे पास जो है एक प्योर कॉपर पड़ा हुआ है, तो उसका हम लोग कैथोड बनाएंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे? कैथोड बनाएंगे शुद्ध कॉपर का। और जो हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ है धातु के निष्कर्षण से कॉपर को, जिसका शुद्धिकरण करना है, जिसका परिष्करण करना है, उसका हम लोग एनोड बनाएंगे।
तो एनोड जो है ये इम्प्योर कॉपर होगा। आपको समझ में आ रहा है? हमें कॉपर का परिष्करण करना है, कॉपर का हमें रिफाइनिंग करना है, जो थोड़ी बहुत अशुद्धि है उसको भी हमें हटाना है, तो उसका हम लोग एनोड बनाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी लैब में पड़ा होगा कॉपर, उसका हम लोग कैथोड बनाएंगे। कैथोड पर होगा रिडक्शन और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक, अब क्या होता है इसमें, इस इम्प्योर कॉपर में जो प्योर कॉपर है वो झड़ झड़ करके जो है ना, वो टूट टूट करके इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डिजोल्व हो जाएगा और फिर वहां से जाकर के जमा हो जाएगा इस कैथोड के ऊपर। जो इस इम्प्योर कॉपर में जो कि एनोड है, यहां से जो प्योर कॉपर होगा वो डिजोल्व हो जाएगा इस कॉपर सल्फेट के विलयन में और फिर उसके बाद जाकर के जमा हो जाएगा इस कैथोड के ऊपर। अब इसमें अशुद्धि भी है भाई, ये तो इम्प्योर कॉपर था ना, अशुद्धि भी है। जो अशुद्धि मान लीजिए कि घुलनशील है वो तो इसमें घुल जाएगा, और जो अशुद्धि घुलनशील नहीं है वो आकर के एनोड के नीचे जमा हो जाएगा, जिसे एनोड पंक कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो विलयन होता है ना कॉपर सल्फेट का विलयन, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट किसका है? कॉपर सल्फेट का है। ए हमारा आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का है। कॉपर सल्फेट का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉपर का हमें करना है परिष्करण, तो हमने वो जो अशुद्ध कॉपर था उसका बना दिया एनोड, एक शुद्ध कॉपर लिया उसका बना दिया कैथोड। कैथोड पर होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। जो इम्प्योर कॉपर में प्योर कॉपर होगा वो पहले आकर के घुल जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, उसके बाद जमा हो जाएगा जाकर के कैथोड के ऊपर। ठीक, जो इस इम्प्योर कॉपर में इम्प्योरिटी थी यानी कि अशुद्धियां थी, जो घुलनशील अशुद्धियां थी वो तो इसमें घुल जाएगी, जो अघुलनशील अशुद्धियां थी वो आकर के एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, और उसी को हम लोग एनोड पंक बोलते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अवपरमाणविक कणों को दर्शाता है? थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल दिया था। थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल दिया था, ये याद रखिएगा। सबसे पहली बार परमाणु के संरचना से संबंधित मॉडल किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन। इन्होंने सबसे पहली बार परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल दिया था। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना अपना मॉडल दिया था। थॉमसन ने क्या कहा था परमाणु की संरचना से संबंधित, जो उन्होंने अपना मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। अगर आपने तरबूज को काटा होगा तो इन्होंने कहा था कि जैसे तरबूज को काटने पर जो लाल लाल भाग दिखाई देता है, कुछ वैसे ही पूरा का पूरा जो गोला है परमाणु का वो धन आवेशित है, और जैसे कि तरबूज में बीज जो है वो धसे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो लाल भाग को कंपेयर किया पॉजिटिव चार्ज से, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको बीज से कंपेयर किया उन्होंने। तो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। साथ में इन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु है उसमें ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ये जो बात इन्होंने कही ये तो सही साबित हो गया आगे चल करके कि हाँ, एटम में जो है भाई जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो है एटम होता है। लेकिन ये जो इन्होंने कहा था ये गलत साबित हो गया। ऐसा नहीं होता है कि परमाणु जो है धन आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। हम जानते हैं परमाणु पूरा खाली होता है, धन आवेश जो होता है वो केवल सेंटर में होता है, नाभिक में होता है। तो ये चीज गलत साबित हो जाती है और ये स्टेटमेंट इनका सही साबित हो जाता है। तो इन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी जिसके कारण इनको 1906 में 1906 में फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको जो है 1906 में फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की थी ना। आपसे पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और आपसे पूछा जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। अमाशय भित्ति में स्थिर जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? पूछा है किसका स्राव नहीं करती है। तो हमारे अमाशय की भित्ति में
जो अमाशय की दीवार है उसमें जठर ग्रंथियां होती है जो सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, जिसे हम लोग पेप्सिनोजेन बोलते हैं। ये इनएक्टिव है। जब ये HCl आकर के इस पर एक्ट करता है तब जाकर के ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये एक्टिव है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब ये जो HCl है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, बहुत ही खतरनाक एसिड है। अगर सीधा इसका सिक्रेशन हो जाएगा तो अमाशय की भित्ति जो है वो जल जाएगी। इसीलिए इसके सिक्रेशन से पहले म्यूकस सिक्रेट किया जाता है। म्यूकस जो है इसके अम्लीय गुण को कम कर देता है। म्यूकस इसके एसिडिटी को कम कर देता है ताकि जो हमारा अमाशय है उसकी जो दीवार है वो जले ना। जठर ग्रंथियां जो है वो श्लेष्मा यानी कि म्यूकस सिक्रेट करती है, पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट करती है, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सिक्रीट करती है। लार जो है लार ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। लार जो है लार ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इस लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है ये एमाइलेज। इसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, यानी कि लार में जो एमाइलेज है वो। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण। जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, जब आप कॉपर सल्फेट के चूर्ण को जल में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का चूर्ण अच्छे से घुल जाता है और ऐसे ये नीला विलयन बनता है। ऐसे ये नीला विलयन बनता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये है ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा हम लोग जिसे बोलते हैं। तो जब इसको हम डालते हैं पानी में तो ऐसे नीला विलयन बनता है और ये अपने आप में समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि जो घटक है, मिश्रण के जो घटक है वो समान रूप से वितरित है पूरे मिक्सचर में। जैसे नमक पानी का घोल होता है, नमक पानी का अगर घोल है तो पूरे पानी में जो खारापन है, पूरे पानी का, पूरे मिश्रण का जो खारापन है वो समान ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं का पानी ज्यादा नमकीन है कहीं का पानी कम नमकीन है। नमक में आपने चीनी घोल दिया तो पूरे विलयन का जो मिठास है वो एक समान होता है, ना कि ऐसा होता है कि कहीं पर चीनी ज्यादा है तो कहीं पर कम है। ऐसा नहीं होता है ना। उसी को हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। जल में घुली चीनी समांगी मिश्रण है भाई, होमोजीनस मिक्सचर है, ये भी समांगी मिश्रण है। जल में घुला लवण, ये भी समांगी मिश्रण है। जल और तेल आपस में मिक्स नहीं होते, हम जानते हैं जल और तेल की जो है अलग अलग परत बन जाती है, तो ये समांगी मिश्रण नहीं है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम जानते हैं कि अगर XX क्रोमोसोम है किसी के अंदर तो वो फीमेल है, अगर XY क्रोमोसोम है तो वो मेल है। तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम से डिसाइड हो रहा है और ज्यादातर जीवों में जो है इसी प्रकार से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है, जैसे कि मगरमच्छ है, कछुआ है और छिपकली है। ये सारे जो रेप्टाइल्स हैं, ये सारे जो सरीसृप हैं, इनका लिंग निर्धारण देखो कैसे होता है। इनका जो निषेचित अंडा होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो किस तापमान पर रखा गया है इससे डिसाइड होगा कि उस अंडे से आगे चल करके जो है मेल रेप्टाइल बनने वाला है या फीमेल रेप्टाइल बनने वाला है ना, मादा जो है बनने वाली है या फिर कोई नर बनने वाला है। तो तापमान से निर्धारित होता है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, TSD। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। मगरमच्छ है, कछुआ है, छिपकली है, इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? निषेचित अंडा जो है किस तापमान पर रखा गया है उससे डिसाइड होता है कि जो बच्चा होने वाला है वो मेल है या फीमेल है। तो तापमान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चयन कीजिए। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। यह बिल्कुल सही है। नर युग्मक को हम लोग स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं। इनके संलयन से बनता है जाइगोट। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं।
तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नर जनन कोशिकाएं पराग कण द्वारा निर्मित होती है। चलिए, प्लांट के अंदर की बात की गई है। जो नर जनन कोशिकाएं होती है वो पराग कण द्वारा निर्मित होती है। ये देखो, ये है पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, है ना। परागकोश के अंदर जो है पराग कण का निर्माण होता है। जो एंथर है ना, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागकोश। इसके अंदर जो है पराग कण का निर्माण होता है, और इस पराग कण के अंदर जो है नर जनन कोशिकाएं बनती है। जब पोलन ट्यूब बनता है तब जाकर के नर जनन कोशिकाएं जो है वो दिखाई पड़ती है। तो ये सही है। ये जो एंथर है इसे हम लोग बोलते हैं परागकोश, और ये है पुंकेसर। पुंकेसर। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, मादा युग्मक नहीं। देखो, ये है स्त्री केसर। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और इस बीजांड के अंदर जो है अंडा होता है, एग होता है, यानी कि मादा युग्मक। मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। इसी को हम लोग एग बोलते हैं। तो मादा युग्मक जो है ये अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। तो मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, गलत हो जाएगा, ये गलत है। निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है। ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है इसी को हम लोग युग्मनज बोलते हैं। तो ये भी ट्रू है, हमें गलत चूज करना था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश है। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो जो आवर्धन है वो ऋणात्मक होने वाला है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन आपका ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना है, क्योंकि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना है, तो जो वस्तु की ऊंचाई होती है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो समान होती है। जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का हो जाए तो जो आवर्धन का मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो 1 होता है। अब इस दोनों को कंबाइन कर दो आप, तो आवर्धन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है, और जो साइन है वो -1 है। तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना हम लोग किसको बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, शुष्क बुझा हुआ चूना बोल दो आप। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, भकरा चूना बोलते हैं। ठीक है, तो ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। जब हम इससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये विरंजक चूर्ण है। कपड़े के विरंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े का रंग उतारना हो तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये बुझा हुआ चूना है, बुझा चूना है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ पर नहीं, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम बोलते हैं। सिंपली अगर लाइम लिखा हो, सिंपली अगर लाइम लिखा हो, सिंपली चूना लिखा हो, उसका मतलब ही कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, यानी कि ये अनबुझा चूना है। अनबुझा चूना है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कली चूना। कली चूना बोल दो, अनबुझा चूना बोल दो, क्विक लाइम बोल दो, या सिंपली लाइम बोल दो, कैल्शियम ऑक्साइड जो है होता है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जब हम धारावाही चालक को डालते हैं तो उसमें गति जो है होती है। तो ऐसा होता है मोटर में। भाई मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में जब हम धारावाही चालक को डालते हैं, देखो स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिक करंट जो है भेजा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ में, इस डायरेक्शन में, और धारावाही चालक है यानी चालक से धारा जो है प्रवाहित हो रही है, तो ये जो कॉइल है ये घूमने लगता है। ऐसा मोटर में होता है। तो मोटर तो इस पे आधारित है और मोटर का इस्तेमाल ही पंखे में किया जाता है, जिससे पंखे का ब्लेड जो है घूमता है। हीटर हम जानते हैं, हीटर में किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। हीटर में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, धारावाही चालक से जो है, तार से चालक से धारा जो हम प्रवाहित करवाते हैं, वो हीटर जो है ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, मेरे हिसाब से तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आंसर नहीं होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। विद्युत जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल होता है, लेकिन धारावाही चालक का इस्तेमाल नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग चालक को घुमाते हैं तब धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या है कि धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र में और वो गति कर रही है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग गति करवाते हैं चालक को, तब जाकर के धारा उत्पन्न होती है। ऐसे आंसर मैं यहाँ पर सी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से डी भी आंसर नहीं होना चाहिए, ये अलग कॉन्सेप्ट है। हमसे साफ साफ कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति, जबकि जनरेटर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें हम केवल चालक को, एक बंद चालक को हम लोग रोटेट करवाते हैं और वहां से बिजली पैदा होती है। और वहां हमें रोटेट करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे जनरेटर को चलाने के लिए हम लोग डीजल डालते हैं ना, तो डीजल इसीलिए डालते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र में जो है चालक को रोटेट किया जाए। रोटेट करने के लिए भाई कोई एनर्जी चाहिए ना, तभी तो धारा पैदा होगी, तभी तो बिजली पैदा होगी। तो वहां हम लोग अलग से एनर्जी खर्च करके जो है कॉइल को घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तब जाकर के बिजली पैदा होती है, ना कि धारावाही चालक को हम डालते हैं और उसमें गति होती है। तो आंसर वैसे डी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने सी आंसर दिया हुआ है तो मैं इसी को लेकर के चलता हूँ, ये ध्यान रखिएगा सर। जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। ऐसा होता है हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। देखो जड़त्व जो है दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। दिशा का भी जड़त्व होता है, लेकिन यहाँ पर चलो दो हम लेकर चलते हैं, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। किसी भी पिंड के पास जो गति का जड़त्व होता है, वो चाहता है कि पिंड अगर गति में है तो वो गति में ही रहे। अगर कोई पिंड गति में है तो गति का जड़त्व चाहेगा कि वो गति में ही रहे, वो गति के इस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। जो विराम का जड़त्व है वो चाहेगा कि अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है, अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वस्तु जो है, पिंड जो है विराम अवस्था में ही रहे। वो जो जड़त्व है विराम का जड़त्व, इसके विराम के अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। वो नहीं चाहेगा कि विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन हो, और गति का जड़त्व चाहेगा कि गतिशील जो है पिंड बना रहे, इस अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। अब जब हम बस में होते हैं, बस चल रही होती है, हम भी चल रहे होते हैं, तो हम क्या है कि गति की अवस्था में होते हैं। तो जो हमारे शरीर का जो गति का जड़त्व है वो हमें गति में बनाए रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही बस रुकती है तो बस के सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में ये हमारा पाँव होता है, ये पाँव रुक जाता है, बस के साथ ये पाँव रुक जाता है। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो गति के जड़त्व के कारण वो गति में ही बना रहता है, जिसके कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि बस अचानक चल पड़े तो क्या होगा, जब हम रुक गए हैं, विराम में है, तो विराम का जड़त्व चाहेगा कि हम विराम में ही रहें। विराम का जड़त्व चाहेगा कि हम विराम में ही रहें, और जैसे ही बस आगे बढ़ेगी तो ये जो पाँव है जो कि डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में है बस के, वो आगे की ओर पाँव जो है बढ़ेगा, और जो अपर बॉडी पार्ट है वो विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहेगा, जिससे हम पीछे की ओर जो है बेंड कर जाएंगे। जो पाँव है हमारा वो आगे चला जाएगा और अपर बॉडी पार्ट जो है वो वहीं पर रह जाएगा, तो यानी कि हम पीछे की ओर बेंड कर जाएंगे। तो ये है जड़त्व का नियम, और इसी को बोलते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम हमें कहता है कि अगर कोई पिंड
एक समान वेग से गतिशील है तो इसी वेग से गतिशील रहना चाहता है। अगर कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहना चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि इसके विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन लाए, अगर हम चाहते हैं कि ये जो गतिशील है, गति की अवस्था में इसमें हम कोई परिवर्तन लाए, तो हमें कोई बाह्य असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो हम बोलते हैं ना कि अगर पिंड मान लीजिए एक समान वेग से गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है, तो भाई क्यों? जड़त्व के कारण। अगर कोई पिंड जो है अपने विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, भाई क्यों? तो विराम के जड़त्व के कारण। अगर हम चाहते हैं, जड़त्व तो नहीं चाहता है कि अवस्था में वर्तमान अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी वर्तमान अवस्था है उसमें परिवर्तन करे, तो हमें बाहर से जो है एक असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अवस्था में जो है परिवर्तन कर सकते हैं, जो भी वर्तमान अवस्था है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम यह हमें कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बहुत ही सिंपल है। अगर बंदूक बुलेट पे फोर्स लगाती है तो भाई बुलेट भी बंदूक पर फोर्स लगाती है। अगर हम दीवार पर मुक्का मारते हैं तो जितनी चोट भाई दीवार को लगती है उतनी ही चोट आपको लगेगी। उसके बाद न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, ये तो सिंपली है, F इज इक्वल टू एम इंटू में ए, बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण, यही है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा देता है, और बल का जो परिमाण है वो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देता है। ये जो है हमें बताएगा कि फोर्स कितना लगा, ठीक है। और जो प्रथम नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ये बल की परिभाषा देता है। बल एक सदिश राशि है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? हाई कंसंट्रेशन में ये जो हार्मोन है ये पाया जाता है फलों और बीजों में। तो यह है साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। वो हार्मोन जो सेल डिवीजन करवाए वो है साइटोकाइनिन। तो फलों और बीजों में उच्च सांद्रता में यह हार्मोन पाया जाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तेज होता है वहां जो है ये ज्यादा मात्रा में, ज्यादा सांद्रता में पाया जाता है। तो फलों और बीजों में जो है कोशिका विभाजन तीव्र होता है तो वहां पर इसकी सांद्रता जो है अधिक होती है। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में याद रखें आप। ऑक्सिन हार्मोन जो है तने के शीर्ष पर बनता है, जो तना होता है उसके शीर्ष पे बनता है, और ये कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है। ये अच्छे से रट लीजिएगा। कोशिका की लंबाई को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? ऑक्सिन हार्मोन बढ़ाता है। कहाँ पर बनता है? तने के शीर्ष पे बनता है। और इसी हार्मोन के कारण जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की दिशा में मुड़ते हैं, प्रकाश की दिशा में झुकते हैं, जिसे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। उसके बाद है जिबरलिन। जिबरलिन ये भी ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो जो ऑक्सिन है, जो जिबरलिन है, ये दोनों जो है तने की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ऑक्सिन जो है तने के शीर्ष पे बनता है और कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, और पौधे प्रकाश की दिशा में झुकते हैं ऑक्सिन हार्मोन के कारण। जिबरलिन जो है तने की लंबाई को बढ़ाता है। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, ये जो है प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, और ये प्लांट के फायदे के लिए ही रोका जाता है। इसे हम लोग तनाव हार्मोन भी कहते हैं। जहां पर पानी की कमी होती है ना, वहां पर ये जो एब्सिसिक एसिड है वो स्टोमेटा को बंद करवा देता है ताकि पानी का जो है ज्यादा लॉस ना हो। ये याद रखिएगा, पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। ये सब क्लास 9 एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। एब्सिसिक एसिड को हम लोग तनाव हार्मोन भी कहते हैं। एक और हार्मोन आपने सुना होगा जो कि गैसियस हार्मोन है, वो है इथाइलिन। पेड़ों पर जो फल पकते हैं प्राकृतिक रूप से वो इसी हार्मोन के कारण पकते हैं, इथाइलिन हार्मोन के कारण, C2H4 के कारण। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है इथाइलिन। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य डैश कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य, एक सेकंड में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ये जो पावर है इसका एसआई मात्रक होता है वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और संवेग होता है द्रव्यमान गुने में वेग। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग जो है सदिश राशि है,
जहां मैंने तीर मार दिया समझो सदिश है, त्वरण भी सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो अपने से होकर के प्रकाश को पार करने देता है, तो जब आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो कोई छाया नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकाश जो है पार करके निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जो अपने से होकर प्रकाश को जाने ही नहीं देता है, वैसे केस में जब आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो उसके पीछे जो है उसका छाया बनेगा, उसके पीछे जो है उसका छाया बनेगा। इससे हमें प्रकाश के किस गुण के बारे में पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और रास्ते में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, ये ओपेक है, अपने से होकर के प्रकाश को जाने नहीं दी है। इसीलिए इतने पार्ट में प्रकाश जो है यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है, तो यहाँ पर छाया रह गया। ठीक है, बाकी सारे पार्ट में जो है प्रकाश पहुंचेगा तो वहां पर छाया नहीं बनेगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करती है। अगर प्रकाश मान लीजिए सीधी रेखा में यात्रा नहीं करती भाई, ये बेंड कर सकती थी, तो जाकर के ऐसे पहुंच जाता प्रकाश और आपको छाया प्राप्त नहीं होता। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ध्यान में रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में भी प्रकाश जो है चलता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? मुक्त पतन, ये पृथ्वी है, कोई पिंड जो है ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है, कोई पिंड ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है, राइट। हम इसको मुक्त पतन में कब बोलेंगे? मुक्त पतन में हम किसी पिंड को तब बोलते हैं जब पिंड गिर रहा होता है केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, यानी पृथ्वी इसे अपनी ओर बुला रही है और पिंड जो है नीचे की ओर आ रहा है। केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है जब पिंड गिर रहा होता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु जो है मुक्त पतन में है, यानी कि फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो गिर रही है उस पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। अब मान लीजिए आप छत पर चले गए, आप किसी बिल्डिंग पर चले गए और आप किसी पिंड को गिरा रहे हैं नीचे जमीन पे, तो क्या वो पिंड मुक्त पतन में है? आंसर है नहीं। मुक्त पतन आपको देखने को मिलेगा चंद्रमा पर, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है। आपको मिलेगा निर्वात में, है ना, निर्वात में मुक्त पतन आपको देखने को मिलेगा। हमारे आसपास तो एयर है, तो आप जाकर के बिल्डिंग पर चढ़ जाएंगे और वहां से आप किसी पिंड को नीचे गिराएंगे तो नो डाउट गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम करेगा नीचे की ओर, लेकिन हवा का प्रतिरोध भी ऊपर की ओर काम करेगा ना, हवा का प्रतिरोध भी ऊपर की ओर काम करेगा। तो इस पिंड पर जो है एक बल कार्य नहीं करेगा, केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य नहीं करेगा, बल्कि हवा का जो प्रतिरोध है, हवा भी जो है ऊपर की ओर बल लगाएगी, वो भी कार्य करेगा। तो ये वस्तु मुक्त पतन में नहीं कहा जाएगा। मुक्त पतन में तभी कहा जाएगा जब आपको लगे कि हाँ वस्तु पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है, जो कि आपको निर्वात में देखने को मिलेगा और चंद्रमा पर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पिंड जो है नीचे की ओर आता है, वैसे वैसे उसकी जो गति है, जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाती है। हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड जो है लगभग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। ठीक। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, बिल्कुल गलत। विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही। जैसे जैसे पिंड जो है धरती के करीब आएगी ना, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये एक अभिक्रिया आपको दी गई है, बताना है इसका संतुलित समीकरण कौन है। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। सल्फर के यहाँ पर 3 एटम्स हैं, यहाँ पर भी सल्फर के 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 12 एटम्स है, 3 गुने में 4 12 हो जाएगा। बेरिलियम के 3 एटम्स हैं यहाँ पर भी बेरिलियम के 3 एटम्स हैं। क्लोरीन के यहाँ पर 6 एटम्स हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन के 6 एटम्स हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे जो ऑप्शन है आप चेक कीजिए, नहीं आएगा आंसर। निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस CnH2n+2, ये है एल्केन, ये है एल्केन। CnH2n ये है एल्कीन, और CnH2n-2 ये है एल्काइन। हमसे एल्कीन का पूछा है, ये पूछा है।
इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर आपको जो कुछ भी आपने आज स्लाइड पर देखे उसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।